नमस्कार। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास कर्मभूमि का तीसरा भाग। शुरू करने से पहले मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। तो लीजिए सुनिए। स्कूल से लौटकर अमरकांत नियमानुसार अपनी छोटी कोठरी में जाकर चरखे पर बैठ गया। उस विशाल भवन में जहां बारात ठहर सकती थी, उसने अपने लिए यही छोटी सी कोठरी पसंद की थी। इधर कई महीने से उसने 2 घंटे रोज सूत काटने की प्रतिज्ञा कर ली थी और पिता के विरोध करने पर भी उसे निभाया जाता था। मकान था तो बहुत बड़ा, मगर निवासियों की रक्षा के लिए उतना उपयुक्त न था जितना धन की रक्षा के लिए। नीचे के तल्ले में कई बड़े बड़े कमरे थे जो गोदाम के लिए बहुत अनुकूल थे। हवा और प्रकाश का कहीं रास्ता नहीं। जिस रास्ते में हवा और प्रकाश आ सकता है, उसी रास्ते से चोर भी आ सकता है। चोर की शंका उसकी एक एक ईंट से टपकती थी। ऊपर के दोनों तल्ले हवादार और खुले हुए थे। भोजन नीचे बनता था, सोना बैठना ऊपर होता था। सामने सड़क पर 2 कमरे थे। एक में लालाजी बैठते थे, दूसरे में मुनीम। कमरों के आगे एक साइबान था जिसमें गाय बंधती थी। लालाजी पक्के गोभक्त थे। अमरकांत सूत काटने में मगन था कि उसकी छोटी बहन नैना आकर बोली, क्या हुआ भैया, फीस जमा हुई या नहीं? मेरे पास 20 रुपए हैं, यह ले लो, मैं कल और किसी से मांग लाऊंगी। अमर ने चरखा चलाते हुए कहा, आज ही तो फीस जमा करने की तारीख थी, नाम कट गया, अब रुपए लेकर क्या करूंगा? नैना रूप रंग में अपने भाई से इतनी मिलती थी कि अमरकांत उसकी साड़ी पहन लेता तो यह बतलाना मुश्किल हो जाता कि कौन यह है और कौन वह। हाँ, इतना अंतर अवश्य था कि भाई की दुर्बलता यहाँ सुकुमारता बनकर आकर्षक हो गई थी। अमर ने तो दिल लगी की थी, पर नैना के चेहरे का रंग उड़ गया। बोली, तुमने कहा नहीं, नाम न काटो, मैं 2-1 दिन में दे दूंगा। अमर ने उसकी घबराहट का आनंद उठाते हुए कहा, कहने को तो मैंने सब कुछ कहा, लेकिन सुनता कौन था? नैना ने रोष के भाव से कहा, मैं तो तुम्हें अपने कड़े दे रही थी, क्यों नहीं लिए? अमर ने हंसकर पूछा, और जो दादा पूछते तो क्या होता? दादा से बतलाती ही क्यों? अमर ने मुंह लंबा करके कहा, चोरी से कोई काम नहीं करना चाहता नैना, आप खुश हो जाओ, मैंने फीस जमा कर दी। नैना को विश्वास न आया, बोली, फीस नहीं, वह जमा कर दी? तुम्हारे पास रुपए कहाँ थे? नहीं नैना, सच कहता हूं, जमा कर दी। रुपए कहाँ थे? एक दोस्त से ले लिए। तुमने मांगे पैसे? उसने आप दे दिए, मुझे मांगने न पड़े। कोई बड़ा सज्जन आदमी होगा। हाँ, है तो सज्जन। नैना, जब फीस जमा होने लगी तो मैं मारे शर्म के बाहर चला गया। ना जाने क्यों उस वक्त मुझे रोना आ गया। सोचता था मैं ऐसा गया बीता हूं कि मेरे पास 40 रुपए नहीं। वह मित्र जरा देर में मुझे बुलाने आया। मेरी आंखें लाल थी, समझ गया, तुरंत जाकर फीस जमा कर दी। तुमने कहाँ पाए ये 20 रुपए? यह ना बताऊंगी। नैना ने भाग जाना चाहा। 12 बरस की यह लज्जाशील बालिका एक साथ ही सरल भी थी और चतुर भी। उसे ठगना सहज था, उससे अपनी चिंताओं को छिपाना कठिन था। अमर ने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, जब तक बताओगी नहीं मैं जाने न दूंगा, किसी से कहूंगा नहीं, सच कहता हूं। नैना झेपती हुई बोली, दादा से लिए।
अमरकांत ने बेदिली के साथ कहा, तुमने उनसे नाहक मांगे नैना। जब उन्होंने मुझे इतनी निर्दयता से दुत्कार दिया तो मैं नहीं चाहता कि उनसे एक पैसा भी मांगूं। मैंने तो समझा था तुम्हारे पास कहीं पड़े होंगे। अगर मैं जानता कि तुम भी दादा से ही मांगोगी तो साफ कह देता, मुझे रुपए की ज़रूरत नहीं। दादा क्या बोले? नैना सजल नेत्र होकर बोली, बोले तो नहीं, यही कहते रहे कि करना धरना तो कुछ नहीं, रोज रुपए चाहिए। कभी फीस, कभी किताब, कभी चंदा। फिर मुनीम जी से कहा, 20 रुपए दे दो, 20 रुपए फिर देना। अमर ने उत्तेजित होकर कहा, तुम रुपए लौटा देना, मुझे नहीं चाहिए। नैना सिसक सिसक कर रोने लगी। अमरकांत ने रुपए जमीन पर फेंक दिए थे और वह सारी कोठरी में बिखरे पड़े थे। दो में एक भी चुनने का नाम न लेता था। सहसा लाला समरकांत आकर द्वार पर खड़े हो गए। नैना की सिसकियां बंद हो गईं और अमरकांत मानो तलवार की चोट खाने के लिए अपने मन को तैयार करने लगा। लाला जी दोहरे बदन के दीर्घकाय मनुष्य थे, सिर से पांव तक सेठ, वही खलवाट मस्तक, वही फूले हुए कपोल, वही निकली हुई तोंद। मुख पर संयम का तेज था जिसमें स्वार्थ की गहरी झलक मिली हुई थी। कठोर स्वर में बोले, चरखा चला रहा है, इतनी देर में कितना सूत काता होगा, 2-4 रुपए का। अमरकांत ने गर्व से कहा, चरखा रुपए के लिए नहीं चलाया जाता। और किस लिए चलाया जाता है? यह आत्मशुद्धि का एक साधन है। समरकांत के घाव पर जैसे नमक पड़ गया। बोले, यह आज नई बात मालूम हुई, तब तो तुम्हारे ऋषि होने में कोई संदेह नहीं रहा, मगर साधना के साथ कुछ घर गृहस्थी का काम भी देखना होता है। दिन भर स्कूल में रहो, वहां से लौटो तो चरखे पर बैठो, रात को तुम्हारी स्त्री पाठशाला खुले, संध्या समय जलसे हों, तो घर का धंधा कौन करे? मैं बैल नहीं हूं, तुम्ही लोगों के लिए इस जंजाल में फंसा हुआ हूं, अपने ऊपर लाद न ले जाऊंगा। तुम्हें कुछ तो मेरी मदद करनी चाहिए। बड़े नीतिवान बनते हो, क्या यह नीति है कि बूढ़ा बाप मरा करे और जवान बेटा उसकी बात भी न पूछे? अमरकांत ने उद्दंडता से कहा, मैं तो आपसे बार बार कह चुका, आप मेरे लिए कुछ न करें, मुझे धन की जरूरत नहीं। आपकी भी वृद्धावस्था है, शांतचित होकर भगवत भजन कीजिए। समरकांत तीखे शब्दों में बोले, धन न रहेगा लाला तो भीख मांगोगे, यूं चैन से बैठकर चरखा न चलाओगे। यह तो ना होगा मेरी कुछ मदद करो। पुरुषार्थहीन मनुष्य की तरह कहने लगे, मुझे धन की जरूरत नहीं। कौन है जिसे धन की जरूरत नहीं? साधु सन्यासी तक तो पैसों पर प्राण देते हैं। धन बड़े पुरुषार्थ से मिलता है, जिसमें पुरुषार्थ नहीं वह क्या धन कमाएगा? बड़े बड़े तो धन की उपेक्षा कर ही नहीं सकते, तुम किस खेत की मोली हो? अमर ने उसी वितंडा भाव से कहा, संसार धन के लिए प्राण दे, मुझे धन की इच्छा नहीं। एक मजदूर भी धर्म और आत्मा की रक्षा करते हुए जीवन का निर्वाह कर सकता है। कम से कम मैं अपने जीवन में इसकी परीक्षा करना चाहता हूं। लाला जी को वाद विवाद का अवकाश न था। हार कर बोले, अच्छा बाबा, कर लो खूब जी भर कर परीक्षा, लेकिन रोज रोज रुपए के लिए मेरा सिर न खाया करो। मैं अपनी गाढ़ी कमाई तुम्हारे व्यसन के लिए नहीं लुटाना चाहता। लाला जी चले गए। नैना कहीं एकांत में जाकर खूब रोना चाहती थी, पर हिल न सकती थी, और अमरकांत ऐसा विरक्त हो रहा था मानो जीवन उसे भार हो रहा है। उसी वक्त मेहरी ने ऊपर से आकर कहा, भैया तुम्हें बहूजी बुला रही हैं। अमरकांत ने बिगड़कर कहा, जा कह दे फुर्सत नहीं है, चली वहां से बहूजी बुला रही हैं। लेकिन जब मेहरी लौटने लगी तो उसने अपने तीखेपन पर लज्जित होकर कहा, मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा है सिल्लो, कह दो अभी आता हूं। तुम्हारी रानी जी क्या कह रही हैं?
सिल्लो का पूरा नाम था कौशल्या। शीतला में पति, पुत्र और एक आंख जाती रही थी। तब से विक्षिप्त सी हो गई थी। रोने की बात पर हंसती, हंसने की बात पर रोती। घर के और सभी प्राणी, यहाँ तक कि नौकर चाकर तक उसे डांटते रहते थे। केवल अमरकांत उसे मनुष्य समझता था। कुछ स्वस्थ होकर बोली, बैठी कुछ लिख रही हैं? लाला जी चीखते थे, इसी से तुम्हें बुला भेजा। अमर जैसे गिर पड़ने के बाद गर्द झाड़ता हुआ प्रसन्न मुख ऊपर चला। सुखदा अपने कमरे के द्वार पर खड़ी थी। बोली, तुम्हारे तो दर्शन ही दुर्लभ हो जाते हैं। स्कूल से आकर चरखा ले बैठते हो, क्यों नहीं मुझे घर भेज देते? जब मेरी ज़रूरत समझना बुला भेजना। अब की आए मुझे 6 महीने हुए, मियाद पूरी हो गई, अब तो रिहाई हो जानी चाहिए। यह कहते हुए उसने एक तश्तरी में कुछ नमकीन और मिठाई लाकर मेज़ पर रख दी और अमर का हाथ पकड़ कमरे में ले जाकर कुर्सी पर बैठा दिया। यह कमरा और सब कमरों से बड़ा, हवादार और सुसज्जित था। दरी का फर्श था, उस पर करीने से गद्देदार और सादी कुर्सियां लगी हुई थीं। बीच में एक छोटी सी नक्शदार गोल मेज थी। शीशे की अलमारियों से सजिल्द पुस्तकें सजी हुई थीं। आलों पर तरह तरह के खिलौने रखे हुए थे। एक कोने में मेज पर हारमोनियम रखा हुआ था। दीवारों पर धुरंधर, रवि वर्मा और कई चित्रकारों की तस्वीरें शोभा दे रही थीं। 2-3 पुराने चित्र भी थे। कमरे की सजावट से सुरुचि और संपन्नता का आभास होता था। अमरकांत का सुखदा से विवाह हुए 2 साल हो चुके थे। सुखदा 2 बार तो एक महीना रहकर चली गई थी। अब कि उसे आए 6 महीने हो गए थे, मगर उनका स्नेह अभी तक ऊपर ही ऊपर था। गहराइयों में दोनों एक दूसरे से अलग अलग थे। सुखदा ने कभी अभाव न जाना था। जीवन की कठिनाइयां न सही थीं। वह जाने माने मार्ग को छोड़कर अनजान रास्ते पर पांव रखते डरती थी। भोग और विलास को वह जीवन की सबसे मूल्यवान वस्तु समझती और उसे हृदय से लगाए रहना चाहती थी। अमरकांत को वह घर के कामकाज की ओर खींचने का प्रयास करती रहती थी। कभी समझाती थी, कभी रूठती थी, कभी बिगड़ती थी। सास के न रहने से वह एक प्रकार से घर की स्वामिनी हो गई थी। बाहर के स्वामी लाला समरकांत थे, पर भीतर का संचालन सुखदा ही के हाथों में था। किंतु अमरकांत उसकी बातों को हंसी में टाल देता, उस पर अपना प्रभाव डालने की कभी चेष्टा न करता। उसकी विलास प्रियता मानो खेतों में हौवे की भांति उसे डराती रहती थी। खेत में हरियाली थी, दाने थे, लेकिन वह हौवा निश्चय भाव से दोनों हाथ फैलाए खड़ा उसकी ओर घूरता रहता था। अपनी आशा और दुराशा, हार और जीत को वह सुखदा से बुराई की भांति छिपाता था। कभी कभी उसे घर लौटने में देर हो जाती तो सुखदा व्यंग करने से बाज न आती थी। यहाँ कौन अपना बैठा हुआ है, बाहर के मजे में घर में कहाँ? और यह तिरस्कार किसान की कड़े कड़े की भांति हौवे के भय को और भी उत्तेजित कर देती थी। वह उसकी खुशामद करता, अपने सिद्धांतों को लंबी से लंबी रस्सी देता, पर सुखदा उसे उसकी दुर्बलता समझकर ठुकरा देती थी। वह पति को दया भाव से देखती थी, उसकी त्यागमय प्रवृत्ति का अनादर न करती थी, पर इसका तथ्य न समझ सकती थी। वह अगर सहानुभूति की भिक्षा मांगता, उसके सहयोग के लिए हाथ फैलाता, तो शायद वह उसकी उपेक्षा न करती। अपनी मुट्ठी बंद करके अपनी मिठाई आप खाकर वह उसे रुला देता। वह भी अपनी मुट्ठी बंद कर लेती थी और अपनी मिठाई आप खाती थी। दोनों आपस में हंसते बोलते थे, साहित्य और इतिहास की चर्चा करते थे, लेकिन जीवन के गूढ़ व्यापारों में पृथक थे। दूध और पानी का मेल नहीं, रेत और पानी का मेल था, जो एक क्षण के लिए मिलकर पृथक हो जाता था।
अमर ने इस शिकायत की कोमलता या तो समझी नहीं या समझकर उसका रस न ले सका। लाला जी ने जो आघात किया था, अभी उसकी आत्मा उस वेदना से तड़प रही थी। बोला, मैं भी यही उचित समझता हूँ। अब मुझे पढ़ना छोड़कर जीविका की फिक्र करनी पड़ेगी। सुखदा ने खींच कर कहा, हाँ, ज्यादा पढ़ लेने से सुनती हूँ आदमी पागल हो जाता है। अमर ने लड़ने के लिए यहाँ भी आस्तीनें चढ़ा ली। तुम यह आक्षेप व्यर्थ कर रही हो। पढ़ने से मैं जी नहीं चुराता, लेकिन इस दशा में मेरा पढ़ना नहीं हो सकता। आज स्कूल में मुझे जितना लज्जित होना पड़ा वह मैं ही जानता हूँ। अपनी आत्मा की हत्या करके पढ़ने से भूखा रहना कहीं अच्छा है। सुखदा ने भी अपने शस्त्र संभाले। बोली, मैं तो समझती हूँ कि घड़ी दो घड़ी दुकान पर बैठकर भी आदमी बहुत कुछ पढ़ सकता है। चरखे और जलसों में जो समय देते हो वह दुकान पर दो तो कोई बुराई न होगी। फिर जब तुम किसी से कुछ कहोगे नहीं तो कोई तुम्हारे दिल की बातें कैसे समझ लेगा। मेरे पास इस वक्त भी 1,000 रुपये से कम नहीं। वह मेरे रुपए हैं, मैं उन्हें उड़ा सकती हूँ। तुमने मुझसे चर्चा नहीं की। मैं बुरी सही, तुम्हारी दुश्मन नहीं। आज लाला जी की बातें सुनकर मेरा रक्त खौल रहा था। 40 रुपए के लिए इतना हंगामा। तुम्हें जितनी ज़रूरत हो मुझसे लो। मुझसे लेते तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट लगती हो। अम्मा से लो, वह अपने को धन्य समझेंगी। उन्हें इसका अरमान ही रह गया कि तुम उनसे कुछ मांगते। मैं तो कहती हूँ मुझे लेकर लखनऊ चले चलो और निश्चिंत होकर पढ़ो। अम्मा तुम्हें इंग्लैंड भेज देंगी, वहाँ से अच्छी डिग्री ला सकते हो। सुखदा ने निष्कपट भाव से यह प्रस्ताव किया था। शायद पहली बार उसने पति से अपने दिल की बात कही, पर अमरकांत को बुरा लगा। बोला, मुझे डिग्री इतनी प्यारी नहीं है कि उसके लिए ससुराल की रोटियां तोड़ूं। अगर मैं अपने परिश्रम से धनोपार्जन करके पढ़ सकूंगा तो पढ़ूंगा, नहीं कोई धंधा देखूंगा। मैं अब तक व्यर्थ ही शिक्षा की मोह में पड़ा हुआ था। कॉलेज के बाहर भी अध्ययनशील आदमी बहुत कुछ सीख सकता है। मैं अभिमान नहीं करता, लेकिन साहित्य और इतिहास की जितनी पुस्तकें इन 2-3 सालों में मैंने पढ़ी हैं, शायद ही मेरे कॉलेज में किसी ने पढ़ी हों। सुखदा ने इस अप्रिय विषय का अंत करने के लिए कहा, अच्छा, नाश्ता तो कर लो। आज तो तुम्हारी मीटिंग है। 9 बजे के पहले क्यों लौटने लगे? मैं तो टॉकी में जाऊंगी। अगर तुम ले चलो तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। अमर ने रूखेपन से कहा, मुझे टॉकी में जाने की फुर्सत नहीं है। तुम जा सकती हो। फिल्मों से भी बहुत कुछ लाभ उठाया जा सकता है, तो मैं तुम्हें मना तो नहीं करता। तुम क्यों नहीं चलते? जो आदमी कुछ उपार्जन न करता हो उसे सिनेमा देखने का कोई अधिकार नहीं। मैं उसी संपत्ति को अपना समझता हूँ जिसे मैंने अपने परिश्रम से कमाया है। कई मिनट तक दोनों गुम बैठे रहे। जब अमर जलपान करके उठा तो सुखदा ने सप्रेम आग्रह से कहा, कल से संध्या समय दुकान पर बैठा करो। कठिनाइयों पर विजय पाना पुरुषार्थी मनुष्य का काम है। अवश्य, मगर कठिनाइयों की सृष्टि करना, अनायास पाँव में कांटे चुभाना कोई बुद्धिमानी नहीं है। अमरकांत इस आदेश का आशय समझ गया, पर कुछ बोला नहीं। विलासिनी संकटों से कितना डरती है। यह चाहती है मैं भी गरीबों का खून चूसूं, उनका गला काटूं। यह मुझसे न होगा। सुखदा उसके दृष्टिकोण का समर्थन करके कदाचित उसे जीत सकती थी। उधर से हटाने की चेष्टा करके वह उसके संकल्प को और भी दृढ़ कर रही थी। अमरकांत उससे सहानुभूति करके अपने अनुकूल बना सकता था, पर शुष्क त्याग का रूप दिखाकर उसे भयभीत कर रहा था। आइए अब सुनते हैं कर्मभूमि उपन्यास का भाग 4। अमरकांत मैट्रिकुलेशन की परीक्षा में सर्वप्रथम आया, पर अवस्था अधिक होने के कारण छात्रवृत्ति न पा सका। इससे उसे निराशा की जगह एक तरह का संतोष हुआ
क्योंकि वह अपने मनोविकारों को कोई टिकौना न देना चाहता था। उसने कई बड़ी बड़ी कोठियों में पत्र व्यवहार करने का काम उठा लिया। धनी पिता का पुत्र था, यह काम उसे आसानी से मिल गया। लाला समरकांत की व्यवसाय नीति से प्रायः उनकी बिरादरी वाले जलते थे और पिता पुत्र के इस वैमनस्य का तमाशा देखना चाहते थे। लाला जी पहले तो बहुत बिगड़े। उनका पुत्र उन्हीं के सहवर्गियों की सेवा करे, यह उन्हें अपमानजनक जान पड़ा। पर अमर ने उन्हें सुझाया कि वह यह काम केवल व्यवसायिक ज्ञानोपार्जन के भाव से कर रहा है। लाला जी ने भी समझा कि कुछ न कुछ सीख ही जाएगा। विरोध करना छोड़ दिया। सुखदा इतनी आसानी से मानने वाली न थी। एक दिन दोनों में इसी बात पर झौड़ हो गई। सुखदा ने कहा, तुम 10-10, 5-5 रुपए के लिए दूसरों की खुशामद करते फिरते हो, तुम्हें शर्म भी नहीं आती? अमर ने शांतिपूर्वक कहा, काम करके कुछ उपार्जन करना शर्म की बात नहीं, दूसरों का मुंह ताकना शर्म की बात है। तो ये धनियों के जितने लड़के हैं सभी बेशर्म हैं? हैं ही, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। अब तो लाला जी मुझे खुशी से भी रुपए दें तो ना लूं। जब तक अपनी सामर्थ्य का ज्ञान न था तब तक उन्हें कष्ट देता था। जब मालूम हो गया कि मैं अपने खर्च भर को कमा सकता हूं तो किसी के सामने हाथ क्यों फैलाऊं? सुखदा ने निर्दयता के साथ कहा, तो जब तुम अपने पिता से कुछ लेना अपमान की बात समझते हो तो मैं क्यों उनकी आश्रित बनकर रहूं? इसका आशय तो यही हो सकता है कि मैं भी किसी पाठशाला में नौकरी करूं या सीने पिरोने का धंधा उठाऊं। अमरकांत ने संकट में पड़कर कहा, तुम्हारे लिए इसकी जरूरत नहीं। क्यों? मैं खाती पहनती हूं, गहने बनवाती हूं, पुस्तकें लेती हूं, पत्रिकाएं मंगवाती हूं, दूसरों की कमाई पर तो। इसका तो यह आशा भी हो सकता है कि मुझे तुम्हारी कमाई पर भी कोई अधिकार नहीं, मुझे खुद परिश्रम करके कमाना चाहिए। अमरकांत को संकट से निकलने की एक युक्ति सूझ गई। अगर दादा या तुम्हारी अम्मा जी तुमसे चिढ़ें और मैं भी तुम्हें ताने दूं, तब निसंदेह तुम्हें खुद धन कमाने की जरूरत पड़ेगी। कोई मुंह से न कहे पर मन में तो समझ सकता है। अब तक तो मैं समझती थी तुम पर मेरा अधिकार है, तुमसे जितना चाहूंगी लड़कर ले लूंगी, लेकिन अब मालूम हुआ मेरा कोई अधिकार नहीं। तुम जब चाहो मुझे जवाब दे सकते हो। यही बात है या कुछ और? अमरकांत ने हार कर कहा, तो तुम मुझे क्या करने को कहती हो? दादा से हर महीने रुपए के लिए लड़ता रहूं? सुखदा बोली, हाँ, मैं यही चाहती हूं। यह दूसरों की चाकरी छोड़ दो और घर का धंधा देखो। जितना समय उधर देते हो उतना ही समय घर के कामों में दो। मुझे इस लेन देन सूद ब्याज से घृणा है। सुखदा मुस्कुराकर बोली, यह तो तुम्हारा अच्छा तर्क है। मरीज को छोड़ दो, वह आप ही आप अच्छा हो जाएगा। इस तरह मरीज मर जाएगा, अच्छा ना होगा। तुम दुकान पर जितनी देर बैठोगे कम से कम उतनी देर तो यह घृणित व्यापार न होने दोगे। यह भी तो संभव है कि तुम्हारा अनुराग देखकर लाला जी सारा काम तुम्ही को सौंप दें, तब तुम अपनी इच्छा अनुसार इसे चलाना। अगर अभी इतना भार नहीं लेना चाहते तो न लो, लेकिन लाला जी की मनोवृत्ति पर तो कुछ न कुछ प्रभाव डाल ही सकते हो। वह वही कर रहे हैं जो अपने अपने ढंग से सारा संसार कर रहा है। तुम विरक्त होकर उनके विचार और नीति को नहीं बदल सकते। और अगर तुम अपना ही राग अलापोगे तो मैं कह देती हूँ, अपने घर चली जाऊंगी। तुम जिस तरह जीवन व्यतीत करना चाहते हो वह मेरे मन की बात नहीं। तुम बचपन से ठुकराए गए हो और कष्ट सहने में अभ्यस्त हो। मेरे लिए यह नया अनुभव है। अमरकांत परास्त हो गया। इसके कई दिन बाद उसे कोई जवाब सूझे, पर इस वक्त वह कुछ जवाब न दे सका। न ही उसे सुखदा की बातें न्याय संगत मालूम हुई। अभी तक उसकी स्वतंत्रता कल्पना का आधार पिता की कृपणता थी। उसका अंकुर
विमाता की निर्ममता ने जमाया था। तर्क या सिद्धांत पर उसका आधार न था। और वह दिन तो अभी दूर, बहुत दूर था, जब उसके चित्त की वृत्ति ही बदल जाए। उसने निश्चय किया, पत्र व्यवहार का काम छोड़ दूंगा। दुकान पर बैठने में भी उसकी आपत्ति उतनी तीव्र न रही। अपनी शिक्षा का खर्च वह पिता से लेने पर किसी तरह अपने मन को न दबा सका। इसके लिए उसे कोई दूसरा ही गुप्त मार्ग खोजना पड़ेगा। सुखदा से कुछ दिनों के लिए उसकी संधि सी हो गई। इसी बीच में एक और घटना हो गई जिसने उसकी स्वतंत्र कल्पना को भी शिथिल कर दिया। सुखदा इधर साल भर से मैके न गई थी। विधवा माता बार बार बुलाती थी। लाला समरकांत भी चाहते थे कि 2-1 महीने के लिए हो आए, पर सुखदा जाने का नाम न लेती थी। अमरकांत की ओर से वह निश्चिंत न हो सकती थी। वह ऐसे घोड़े पर सवार थी जिसे नित्य फेरना लाजमी था। 10-5 दिन बंधा रहा तो फिर पुट्ठे पर हाथ ही न रखने देगा। इसीलिए वह अमरकांत को छोड़कर न जाती थी। अंत में माता ने स्वयं काशी आने का निश्चय किया। उनकी इच्छा अब काशी वास करने को भी हो गई। 1 महीने तक अमरकांत उनके स्वागत की तैयारियों में लगा रहा। गंगा तट पर बड़ी मुश्किल से पसंद का घर मिला, जो न बहुत बड़ा न बहुत छोटा। उसकी सफाई और सफेदी में कई दिन लगे। गृहस्थी की सैकड़ों ही चीजें जमा करनी थी। उसके नाम सास ने 1000 का बीमा भेज दिया था। उसने कतर ब्योत से उसके आधे ही से में सारा प्रबंध कर दिया। पाई पाई का हिसाब लिखा तैयार था। जब सास जी प्रयाग का स्नान करती हुई माघ में काशी पहुंची तो यहाँ का सुप्रबंध देखकर बहुत प्रसन्न हुई। अमरकांत ने बचत के 500 रुपए उसके सामने रख दिए। रेणुका देवी ने चकित होकर कहा, क्या 500 ही में सब कुछ हो गया? मुझे तो विश्वास नहीं आता। जी नहीं, 500 ही खर्च हुए। यह तो तुमने इनाम देने का काम किया है। यह बचत के रुपए तुम्हारे हैं। अमर ने झेपते हुए कहा, जब मुझे जरूरत होगी आपसे मांग लूंगा। अभी तो कोई ऐसी जरूरत नहीं है। रेणुका देवी रूप और अवस्था से नहीं, विचार और व्यवहार से वृद्धा थी। दान और व्रत में उनकी आस्था न थी, लेकिन लोकमत की अवहेलना न कर सकती थी। विधवा का जीवन तप का जीवन है। लोकमत इसके विपरीत कुछ नहीं देख सकता। रेणुका को विवश होकर धर्म का स्वांग भरना पड़ता था, किंतु जीवन बिना किसी आधार के तो नहीं रह सकता। भोग विलास, शैर तमाशे से आत्मा उसी भांति संतुष्ट नहीं होती जैसे कोई चटनी और अचार खाकर अपनी क्षुधा को शांत नहीं कर सकता। जीवन किसी तथ्य पर ही टिक सकता है। रेणुका के जीवन में यह आधार पशु प्रेम था। वह अपने साथ पशु पक्षियों का एक चिड़िया घर लाई थी। तोते, मैने, बंदर, बिल्ली, गाय, हिरन, मोर, कुत्ते आदि पाल रखे थे और उन्हीं के सुख दुख में सम्मिलित होकर जीवन में सार्थकता का अनुभव करती थी। हर एक का अलग अलग नाम था, रहने का अलग अलग स्थान था, खाने पीने के अलग अलग बर्तन थे। अन्य रईसों की भांति उनका पशु प्रेम नुमाइशी, फैशनेबल या मनोरंजक न था। अपने पशु पक्षियों में उनकी जान बसती थी। वह उनके बच्चों को उसी मातृत्व भरे स्नेह से खिलाती थी मानो अपने नाती पोते हों। ये पशु भी उनकी बातें, उनके इशारे कुछ इस तरह समझ जाते थे कि आश्चर्य होता था। दूसरे दिन माँ बेटी में बातें होने लगी। रेणुका ने कहा, तुझे ससुराल इतनी प्यारी हो गई? सुखदा लज्जित होकर बोली, क्या करूं अम्मा, ऐसी उलझन में पड़ी रही हूं कि कुछ सोचता ही नहीं। बाप बेटे में बिल्कुल नहीं बनती। दादाजी चाहते हैं वह घर का धंधा देखें। वह कहते हैं मुझे इस व्यवसाय से घृणा है। मैं चली जाती तो न जाने क्या दशा होती। मुझे बराबर यह खटका लगा रहता है कि वह देश विदेश की राह न लें। तुमने मुझे कुएं में ढकेल दिया, और क्या कहूँ।
रेणुका चिंतित होकर बोली, मैंने तो अपनी समझ में घर वर दोनों ही देखकर विवाह किया था, मगर तेरी तकदीर को क्या करती। लड़के से तेरी अब पटती है या वही हाल है। सुखदा फिर लज्जित हो गई। उसके दोनों कपोल लाल हो गए। सिर झुकाकर बोली, उन्हें अपनी किताबों और सभाओं से छुट्टी नहीं मिलती। तेरी जैसी रूपवती एक सीधे साधे छोकरे को भी न संभाल सकी। चाल चलन का कैसा है। सुखदा जानती थी अमरकांत में इस तरह की कोई दुर्वासना नहीं, पर इस समय वह इस बात को निश्चयात्मक रूप से न कह सकी। उसके नारित्व पर धब्बा आता था। बोली, मैं किसी के दिल का हाल क्या जानूं अम्मा। इतने दिन हो गए, एक दिन भी ऐसा न हुआ होगा कि कोई चीज़ लाकर देते। जैसे चाहूं रहूं, उनसे कोई मतलब ही नहीं। रेणुका ने पूछा, तू कभी पूछती है, कुछ बनाकर खिलाती है, कभी उसके सिर में तेल डालती है। सुखदा ने गर्व से कहा, जब वह मेरी बात नहीं पूछते तो मुझे क्या गरज पड़ी है। वह बोलते हैं तो मैं भी बोलती हूँ, इससे किसी की गुलामी नहीं होगी। रेणुका ने ताड़ना दी, बेटी बुरा ना मानना, मुझे तो बहुत कुछ तेरा ही दोष दिखता है। तुझे अपने रूप का गर्व है। तू समझती है वह तेरे रूप पर मुग्ध होकर तेरे पैरों पर सिर रगड़ेगा। ऐसे मर्द होते हैं, यह मैं जानती हूँ, पर वह प्रेम टिकाऊ नहीं होता। न जाने तू क्यों उससे तनी रहती है। मुझे तो वह बड़ा गरीब और बहुत ही विचारशील मालूम होता है। सच कहती हूँ, मुझे उस पर दया आती है। बचपन में तो बेचारे की माँ मर गई, विमाता मिली वह डाइन, बाप हो गया शत्रु, घर को अपना घर न समझ सका। जो हृदय चिंता भार से इतना दबा हुआ हो, उसे पहले स्नेह और सेवा से पोला करने के बाद तभी प्रेम का बीज बोया जा सकता है। सुखदा चिढ़कर बोली, वह चाहते हैं उनके साथ तपस्विनी बनकर रहूं, रूखा सूखा खाऊं, मोटा छोटा पहनूं और वह घर से अलग होकर मेहनत और मजदूरी करें। मुझसे यह ना होगा। चाहे सदैव के लिए उनसे नाता ही टूट जाए, वह अपने मन की ही करेंगे। मेरे आराम तकलीफ की बिल्कुल परवाह न करेंगे, तो मैं भी उनका मुँह ना जोहूंगी। रेणुका ने तिनकार भरी चितवनों से देखा और बोली, और अगर आज लाला समरकांत का दिवाला पिट जाए। सुखदा ने इस संभावना की कभी कल्पना ही न की थी। विमूढ़ होकर बोली, दिवाला क्यों पिटने लगा, ऐसा संभव तो है। सुखदा ने माँ की संपत्ति का आश्रय न लिया। वह न कह सकी, तुम्हारे पास जो कुछ है वह भी तो मेरा ही है। आत्मसम्मान ने उसे ऐसा न कहने दिया। माँ के इस निर्दय प्रश्न पर झुंझलाकर बोली, जब मौत आती है तो आदमी मर जाता है, जानबूझकर आग में नहीं कूद जाता। बातों बातों में माता को ज्ञात हो गया कि उनकी संपत्ति का वारिस आने वाला है। कन्या के भविष्य के विषय में उन्हें बड़ी चिंता हो गई थी। इस संवाद ने उस चिंता का शमन कर दिया। उसने आनंद से विह्वल होकर सुखदा को गले लगा लिया। आज यहीं तक।